हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे ब्रिटिश शासन का विस्तार से संबंधित कुल 40 प्रश्न। इससे पहले हमने प्राचीन भारत का जितने भी अध्याय थे उन्हें सारा कंप्लीट कर दिया है। मध्यकालीन भारत भी सारे जितने भी अध्याय थे सभी को मैंने कंप्लीट किया है। और अभी फ़िलहाल हम लोग आधुनिक भारत में चल रहे हैं और आधुनिक भारत में ये अध्याय मेरा 3 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 अध्याय कर रखा है, जिसमें हम लोग देखा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और दूसरा जो अध्याय था वो था मुगलों का पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय। अब हम इस वीडियो में देखेंगे ब्रिटिश शासन का विस्तार। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुल 40 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है हड़प नीति। हड़प नीति, जिसमें लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स कहते हैं, के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों का विलय किया गया था। हड़प नीति जो थी, हड़पने का जो नीति चल रही थी अंग्रेजों की, उसमें किन किन राज्यों को विलय किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन जो हमारा है बी नंबर, यानी कि झांसी, नागपुर और सतारा, ये तीनों को हड़प नीति के अंतर्गत विलय किया गया था। भारतीय राज्यों का विलय जो किया गया था ये तीनों थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, कब बनाया गया था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कब बनाया गया था, 1757 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। यहीं पे देखेंगे 1757 में प्लासी का युद्ध भी होता है ना। अच्छा, ये युद्ध किन के बीच होता है, तो ये युद्ध देखेंगे, जो प्लासी का जो युद्ध होता है वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, किस संबंधित है। वारेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग से। तो यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जानते हैं क्या आप लोग की सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति क्या थी। देखिए, रिंग फेंस नीति मराठा और मैसूर साम्राज्य के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष के समय वारेन हेस्टिंग द्वारा अधिनियमित एक ही सिद्धांत था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सहयोगी की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सेना भेजती थी और सैनिकों का रखरखाव का खर्च उस राज्य शासक के द्वारा किया जाता था। तो ये थी सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। ठीक है, ये वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया। सवाल है, इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया। 1764 में, या फिर 1789 में, या फिर 1858 में, या फिर 1868 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1789 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब नियुक्त किया था। बताना है किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब नियुक्त किया था। अमीचंद, मानकचंद, राय दुर्लभ, राजा सिताब राय। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजा सिताब राय को। नेक्स्ट है, बताना यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित तौर पर 3 कोई सुमेलित होगा, तब देखते हैं पहले सुमेलित कौन कौन है। तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये बिल्कुल सही है, इन्होंने लागू किया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, ये भी इनके ही संबंधित है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। लॉर्ड बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी गलत है। ठीक है, हम देखते हैं कि लॉर्ड बेंटिंग के काल में ही सती प्रथा का वो दबाने की कोशिश किया जाता है, यानी कि ये उसको बैन करने का कोशिश किया जाता है ना, सती प्रथा। राजा राम मोहन राय ने जो उसका स्थापना किए थे, तो लॉर्ड बेंटिंग की मदद से ही उसे सती प्रथा को बंद करने का मतलब कोशिश किया गया था। 7वां नंबर है, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 8वां नंबर, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, कौन था। तो ये था, वो व्यक्ति का नाम था शाह आलम द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है। 8वां का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये वारेन हेस्टिंग के समय में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है।
नेक्स्ट है बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784, है ना, बंगाल किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 वाला कब पारित किया गया था? तो किसके काल में किया गया था? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस या फिर वेलेस्ली या फिर लॉर्ड मिंटो? तो बहुत ही आसान सवाल है ये भी, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा इसका सही आंसर, पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजपुर घाट की संधि की? अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजपुर घाट की संधि की थी? बड़ौदा के गायकवाड़ से, नागपुर के भोसले से या फिर ग्वालियर के सिंधिया से या फिर इंदौर के होलकर से? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदौर के होलकर से। ठीक है, इंदौर के होलकर से, यानी कि ये देखेंगे कि होलकर के नाम का एक स्टेडियम भी है इंदौर में। नेक्स्ट है इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके मध्य हुई थी? इलाहाबाद की द्वितीय जो संधि हुआ था वो किनके बीच हुआ था, जो 1765 हुई थी? तो ये जो संधि हुई थी वो हुई थी सुजादौल्ला और क्लाइव के बीच में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी सही है। नेक्स्ट है इधर युद्ध दिया हुआ है, ठीक है, और इधर अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम दिया हुआ है और हमें मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलान कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये जनरल स्मिथ से ही संबंधित है, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकुट, ये भी सही सम्मिलित दिख रहा है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये मेजर जनरल मेडोज से संबंधित है, ये भी सही है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट, तो जो बच गया तो ऑप्शन तो वही होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? हम लोग देखें तो यहाँ पे जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है ना, इसी के तहत जो है वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसके तहत क्या हुआ था? टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। टीपू को 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ब्रिटिश रेजिमेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। अपने 2 बेटों के बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। इसमें से 4 में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टेटमेंट सही है वो पहला तो सही दिख रहा है कि टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। साथ में ये भी देखें कि टीपू को 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा, ठीक है। और ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, ये गलत है। बाकी बात करें फोन पर भी सही है, अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 क्या है? सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो सी सही हो जाएगा, यानी कि 15 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज में किया गया था? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? कमज़ोर मुगल सम्राट, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का भाव, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो यहाँ देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिकी सेना का बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बताना है आपको कि कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो ये जो अंतिम गवर्नर था उसका नाम था मुर्शिद अली कुली खां। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राज अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था, क्या था? भारतीय रियासतों में विद्रोह का नियंत्रण करना, ब्रिटिश सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना, जमींदारों को नियंत्रित करना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका मात्र एक उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना था हड़प नीति में, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 20 नंबर, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, कर्नाटक के नवाब या मराठा पेशवा? तो ये व्यक्ति थे हैदराबाद के निजाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? बताना है कि अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? तो यहाँ पर देखेंगे कि सिंध का अधिग्रहण किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ सही है। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? बंगाल, मध्य प्रांत, बम्बई या पंजाब?
तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बंगाल सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही दिख रहा है और 3 भी सही दिख रहा है। ठीक है, 1 और 3, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया था? लॉर्ड वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। तो सभी को पता है क्या हो जाएगा इसका आंसर, लॉर्ड डलहौजी, है ना। विलय की नीति हेतु की थी, क्रियान्वित किया था लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है 24 नंबर, लॉर्ड डलहौजी के राज विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना? जब ये लॉर्ड डलहौजी राज विलय नीति का सिद्धांत जब उसे लाया था तो सर्वप्रथम इसका शिकार कौन हुआ था ये बताना था, झांसी, संभलपुर, सतारा या फिर नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था? तो इसका सही आंसर है अवध, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 26, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, उसका नाम क्या था? माउंट आबू में। कहाँ पे करवाया था ये बताना है आपको, कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, कहाँ पे करवाया था? माउंट आबू में, नैनीताल में, कानपुर में या सरगना में। तो देखेंगे कि ये जो व्यक्ति हैं बेगम समरू एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाते हैं? सरगना में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? बताना है कि कौन एकमात्र ब्रिटिश भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड रीडिंग। तो यहाँ देखेंगे कि लॉर्ड रीडिंग जो है, ठीक है, ये एकमात्र यहूदी वायसराय थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मैंने अभी बताया कौन किए थे, अभी बताया ना ऊपर में, रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किनके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। नेक्स्ट है सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो यहाँ पे देखेंगे जो सरजामी जो प्रथा थी वो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था, कौन था? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है राजक्षय हड़प नीति या जब्त नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? तो सभी को पता है डलहौजी के द्वारा लाया गया था ये चीज़, ऑप्शन डी यहाँ सही है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। इनके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है वैसे, है ना, ट्रेन वगैरह भी शुरू हुआ था इन्हीं के काल में। नेक्स्ट है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? अभी मैंने ऊपर बताया किसके काल में हुआ था ये, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आने की ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 33 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डॉल्फिन के समय में, डलहौजी के समय में, लिटन के समय में या कर्जन के समय में? तो ये हुआ था डलहौजी के समय में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 35 नंबर, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुआ था? सुगौली की जो संधि हुआ था वो किसके बीच संपन्न हुआ था? तो यहाँ पर देखेंगे जो संपन्न हुआ था वो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में, सुगौली की संधि, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 हो गई थी, कहाँ हुई थी ये? मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में या फिर मॉन्टिवॉस में? तो इनका जो मृत्यु होता है वो होता है आपका श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 37 नंबर में यह का है क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये नवाब कौन था, किसको बनाया गया था, याद है? सिराजुद्दौला को, ऑप्शन सी यहाँ सही है। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ किया? किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ किया था? शुरुआत कहाँ से होता है? तो ये होता है, अब देखेंगे कि प्लासी का जब युद्ध होता है 1757 में, उसके बाद जब उनकी विजय होती है तब से देखेंगे कि वहाँ पर उनका ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है 39 नंबर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के में कौन विजय हुआ था? पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था, है ना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हैदर अली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड
बर्नहम ने या फिर सर हरकोट बटलर ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। बाकी यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको स्क्रीन शॉट आप रख लीजिए, काम आएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ये वाला चार्ल्स वुड डिस्पैच है ना, किस वर्ष की घटना है ये 1854 किसके काल में, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में आया। हंटर आयोग लॉर्ड रिपन था उस समय, है ना। हंटर आयोग तो ध्यान रखिएगा 2 था, याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। एक 1919 वाला भी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो कमेटी बनाई जाती है ना, तो वो वाला। और एक ये है हंटर आयोग 1882 वाला, जो उसमें जो गवर्नर जनरल या वैसा जो था वो था लॉर्ड रिपन। ठीक है। सैडलर आयोग भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड चैम्स का पाउड इसका उसमें थे कार्यकाल में, 1917 की बात है ये। बाकी यहाँ कौन सी समिति कब आई थी यहाँ पे और भी दिया हुआ है, तो इस सबको ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट इसको रख लीजिए आप। ठीक है, चलिए फिर बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।